चीन के एक केमिकल प्लांट में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और आसमान धुएं के गुबार से भर गया। जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग लापता हो गए। जानकारी के मुताबिक धमाका पंजिन के एक केमिकल प्लांट में हुआ, जिसके बाद प्लांट की कई यूनिट्स में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में लपटें उठती नजर आई। पंजिन के स्थानीय प्रशासन ने दावा किया कि फायर ब्रिगेड ने आग पर फौरन काबू पा लिया, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए उनसे साबित होता है कि धमाके की वजह से केमिकल प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचा। पंजिन की स्थानीय सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि फिलहाल केमिकल प्लांट में लगी आग की वजह से एयर क्वालिटी पर कितना असर पड़ा है, इसका आकलन किया जा रहा है। यही नहीं, इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि धमाका कैसे हुआ। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले तियानजिन के एक केमिकल प्लांट के गोडाउन में धमाका हुआ था, जिसमें 173 लोगों की जान चली गई थी। वहीं एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर ने एक और इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जीत के बाद फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 भी जीत लिया है। गाने को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया। वहीं फिल्म आरआरआर को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां जोरों पर है। मेन परेड से 10 दिन पहले आज सेना के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। परेड के साथ साथ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की रिहर्सल भी जारी है। चुनाव आयोग ने आज रिमोट वोटिंग मशीन का लाइव डेमो दिया। इस डेमो में सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष और महासचिव मौजूद रहे। रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू होने के बाद लोग दूसरे राज्य में रहकर भी अपने गृह जिले में वोट डाल सकेंगे। मदुरई के पालामेडु जिले में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैलों को काबू करने की कोशिश में आज एक पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल हो गए। बीते दिन भी खेल के दौरान 19 लोग घायल हो गए थे। पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का इंतजार कर रहा है, ताकि वहां जाकर श्री राम के पूजन दर्शन कर सके। वहीं देश के दुश्मन अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ साजिशें बनाने में जुटे हैं, जिसका पर्दाफाश देश की खुफिया एजेंसियों ने किया है। एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकियों ने अयोध्या में राम मंदिर पर बड़े आत्मघाती हमले की साजिश बनाई है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी आतंकी वारदात की प्लानिंग पाकिस्तान से एक्टिव आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आकाओं ने की है। हमले के लिए आतंकियों के पहले पाकिस्तान से नेपाल और फिर नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करवाने की तैयारी है। हमले की जिम्मेदारी जैश के सुसाइड स्क्वाड यानी आत्मघाती दस्ते को सौंपी गई है। इस खुफिया अलर्ट के बाद राम मंदिर समेत पूरी अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बाहर से आने वाली गाड़ियों पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही नेपाल बॉर्डर पर भी खुफिया नेटवर्क को एक्स्ट्रा अलर्ट रखा गया है। बता दें कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और करीब आधा काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का भी ऐलान किया है। और राम मंदिर के अलावा हिंदू नेताओं पर भी हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए आरोपी आतंकी जगजीत सिंह और नौशाद के निशाने पर पंजाब के बड़े हिंदू नेता थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने हत्याकांड को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसे दोनों जनवरी के आखिरी हफ्ते में अंजाम देना चाहते थे। पुलिस सूत्रों की माने तो बजरंग दल, शिवसेना और कांग्रेस से जुड़े 3 हिंदू नेताओं की हत्या की योजना थी। दोनों 27 और 31 जनवरी के दिन हत्या करना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे। इनको फर्दर टास्किंग दी गई थी कि आप इसके बाद जो राइट विंग लीडर्स हैं उनकी रेकी कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, रेकी कीजिए और उन पर अटैक का प्लान बनाइए। बट ये अभी बड़ी प्रीमेच्योर स्टेज पे था। पंजाब में हिंदू लीडर की हत्या करने के लिए दोनों के हैंड ग्रेनेड का बंदोबस्त किया गया था, जिसे पुलिस ने भलसवा के मकान से बरामद किया था। इसके अलावा दोनों के पास से 3 पिस्टल और 22 कारतूस भी मिले हैं। पुलिस की माने तो पंजाब में हिंदू नेताओं की हत्या का आदेश सीमा पार पाकिस्तान से मिला था, लेकिन उससे पहले दोनों को ये साबित करना था कि वो हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए जगजीत सिंह और नौशाद ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक 21 साल के हिंदू युवक की हत्या की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवक के हाथ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ था। त्रिशूल के निशान से पता चला कि शव हिंदू युवक का था। देखिए, इनको जो अपने हैंडलर्स को अपने बारे में बताना था कि ये केपेबल हैं, तो इसीलिए इन्होंने हिंदू उसको चुना, क्योंकि इनके हैंडलर्स को वो सूट करता था। इसीलिए इन्होंने हिंदू लड़के को चुना और इसीलिए इनको आगे के लिए भी इनको कहा गया कि आप और भी इस तरह की किलिंग्स के लिए प्लान कीजिए।
दोनों ने युवक की हत्या करने के बाद इसकी जानकारी सीमा पार भेजी थी। पुलिस की माने तो दोनों ने युवक की हत्या की सूचना पाकिस्तान में बैठे सलमान नाम के शख्स को भेजी थी। सलमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। सलमान ने ही दोनों को अपनी काबिलियत साबित करने को कहा था ताकि उन्हें हिंदू नेताओं की हत्या का काम सुपुर्द किया जा सके। एज ए प्रूफ कि ये कमिटेड हैं, अपने हैंडलर्स जो इनके सिनेस्टर आका हैं उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करने के बारे में सिंसियर है या कमिटेड है, ये प्रूफ देने के लिए इन्होंने एक इनोसेंट लड़के को, एक इनोसेंट यंग आदमी को मारा और उनको बताया कि ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। लेकिन जगजीत और नौशाद अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पाए। इससे पहले कि वो हत्याकांड को अंजाम देते, दोनों को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। जगजीत सिंह और खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था और साथ ही नौशाद हरकत-उल-अंसार से जुड़ा था और वो हत्या और एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में लंबे वक्त तक जेल में रहा है। जेल में उसकी मुलाकात लाल किले पर हमले के आरोपी आरिफ मोहम्मद से हुई। जेल में ही वो लश्कर तैयबा के आतंकी सोहेल से भी मिला। सोहेल 2018 में पाकिस्तान चला गया था। नौशाद अप्रैल 2022 में जेल से बाहर आने के बाद सोहेल और नौशाद के संपर्क में था। सोहेल ने नौशाद को प्रभावशाली हिंदुओं की हत्या का काम सौंपा था। नौशाद जो दूसरा इसमें आदमी है, नौशाद पे पहले भी मर्डर के केसेस हैं और नौशाद का क्रॉस बॉर्डर एक LET ISI हैंडलर है जो सस्पेक्टेड है, वो उसको हैंडल कर रहा था। जगजीत सिंह को खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कहा गया था। जगजीत खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था। बम्बिया गिरोह का गैंगस्टर रह चुका अर्शदीप कनाडा में है। इसमें जो जगजीत जग्गा है, इसका हैंडलर कनाडा बेस्ड अर्शदीप डल्ला जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो है। जगजीत और नौशाद ने दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर मकान किराए पर लिए थे। भलसवा के मकान में हत्याकांड को अंजाम दिया था और जहांगीरपुरी के मकान में नौशाद का परिवार रहता था। जी न्यूज की टीम ने मकान के मालिक से बात की, जिसके घर पर जगजीत और नौशाद किराए पर रहते थे। इसी घर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार संदिग्ध खालिस्तानी आतंकियों के उस घर तक जी न्यूज पहुंचा है जहां पर वो रहते थे और यहीं से स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया था। जहांगीरपुरी का यही वो मकान है, इसी कमरे में किराए पर रहते थे और पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर जगजीत और नौशाद किराए पर रहते थे। इस घर के मकान मालिक पूरन चंद ने जी न्यूज से दोनों की कहानी बताई। पूरन चंद के मुताबिक इस मकान को नौशाद की पत्नी ने किराए पर लिया था। बाद में नौशाद भी रहने आ गया। वो लेडी आई थी जी मेरे पास ये है कमरा लेने के लिए। वो रो रही थी कि जी भाई कमरा चाहिए, उनको कमरा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आपके यहाँ कौन कौन है? कह रही हम 2 ही जने हैं और ये 7 महीने के करीब हो गया कमरा दिए हुए। उसके बाद धीरे धीरे वो इनके पति आ गए नौशाद, फिर इनके बच्चे अच्छे भी आने लगे, लड़कियां, दमाद। बाकी हमें ये नहीं पता लगा कि ये लोग ये गलत काम करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर इस घर में नौशाद और उसका परिवार रहता था तो जगजीत सिंह उर्फ जग्गा यहाँ कैसे रहने लगा? क्या इसकी जानकारी मकान मालिक को थी? जिसका जवाब है हाँ। मकान मालिक पूरन चंद के मुताबिक करीब 2.5 महीने पहले नौशाद की पत्नी जगजीत को अपना भाई बताकर लाई थी। ये अभी मेरे ख्याल 2-2.5 महीने से ये आया है। जो लेडी थी वो गरीब मेरा भाई है। मकान मालिक के मुताबिक नौशाद बिल्कुल टाइम पर किराया देता था। वो खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताता था। हालांकि बाद में मकान मालिक को ये भी पता चल गया था कि वो मर्डर के केस में जेल से सजा काट कर आया था। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम बताता था नौशाद कि मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता। कभी बताया कि पहले वो कहाँ था, क्योंकि जेल काट के भी आ रखा है वो। हाँ, जेल काट के आए, वो बाद में पता लगा हमारे। देश के सबसे पुराने कोर्ट केसेस में से एक कलकत्ता हाईकोर्ट में निपटारा हो गया। जानकारी के मुताबिक ये केस 72 साल से चल रहा था और देश के सबसे पुराने केसेस में से एक था। ये मामला दरअसल बहरामपुर बैंक लिमिटेड के दिवालिया होने और बिकने से जुड़ा था और पहली बार 19 नवंबर 1948 में कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर किया गया था। दिवालिया होने के बाद बहरामपुर बैंक ने कर्ज वसूली के लिए ग्राहकों को नोटिस भेजा था, जिसके बाद कुछ कर्जदारों ने बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1940 का हवाला देते हुए बैंक के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सितंबर 2022 में ये मामला 2 बार हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, लेकिन दोनों पक्षों का कोई भी व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस को खत्म करने का फैसला सुनाया।